बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डिबेट एट 8। नाज़रीन, पाकिस्तान की शानदार कारकर्दगी ने दिफाई तज्ज़ियाकारों को हैरान कर दिया। बैनुल अक़वामी दुनिया ये बात सोचने पर मजबूर है कि कैसे पाकिस्तान ने चाइनीज टेक्नोलॉजी के साथ राफेल तैयारे मार गिराए। बैनुल अक़वामी जर्नलिस्ट, वो जर्नलिस्ट जो CNN BBC से वाबस्ता है, वो अपने तज्जिए दे रहे हैं और कह रहे हैं कि पाकिस्तान को फजाई बरतरी हासिल है, पाकिस्तान भारत से बेहतर पोजीशन पे है। CNN के डिप्लोमेटिक कॉरेस्पॉन्डेंट की जानिब से यह कहा गया कि पाकिस्तान के मिसाइल हमलों के बाद भारत पाकिस्तान से बातचीत पर मजबूर हुआ। उसके बाद फिर यह सीज फायर हो जाती है नाज़रीन, और अब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पेशकश की गई है कि कश्मीर के मामले पर वो सालिसी के लिए तैयार हैं। कश्मीर के मामले पर दोनों ममालिक को बैठना चाहिए, न्यूट्रल वेन्यू पे ये बात होनी चाहिए। पाकिस्तान कश्मीर के मसले को वक्तन फवक्तन हाईलाइट करने की कोशिश करता है, लेकिन एक बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी इस तनाज़े के नतीजे में उभर कर सामने आई है। मोदी सरकार जो जंगी जारियत कर रही थी, लेकिन अब ये जारियत उनको उल्टा पड़ गई है। कश्मीर के मामले पर हम क्या कुछ अचीव कर सकते हैं? कल DGMOs की मीटिंग है, इस मीटिंग में क्या कुछ होने वाला है, एजेंडा क्या होगा, इस पर डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है एयर मार्शल रिटायर्ड आबिद राव साहब ने, हमारे साथ मौजूद हैं। नगमाना हाशमी साहिबा साबिक सफीर हैं। कल DGMOs की मीटिंग है, एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि सैनिटी प्रिवेल करेगी। जिस जंगी माहौल से हम गुजरे हैं, उसके बाद सीज फायर हुआ, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि इस DGMOs की मीटिंग में क्या कुछ आउटकम होगी और वो दोनों ममालिक के लिए कितनी फायदेमंद होगी? देखिए, एज फार एज फायदामंद का ताल्लुक है तो जंग तो कभी भी किसी भी मुल्क के लिए फायदामंद नहीं होती। हमारे लिए भी और इंडिया दोनों बराबर के करीब हैं, और एक आम आदमी का नुकसान बहुत होता है। ये देखिए, अब तो हम आराम से आज तो यौम तशक्कुर मनाया है, लेकिन जिनके 38 घर के फर्द शहीद हो गए, बच्चे उसे मासूम 4 साल 2 साल 7 साल, उनके लिए तो ये मतलब एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। खैर, हैविंग सेड दैट, वॉर्स में ये होता है, फेमिन में नेशनल डिजास्टर्स आते हैं। देखिए, कल DGMO की मीटिंग में सबसे पहले तो ये है कि जी आप गारंटी लें इंडियन DGMO से कि आप ये जो वायलेशन कल से स्टार्ट हुई है कि वो झूठे इल्जाम लगा रहे हैं कि जम्मू में हमने धमाके करा दिए, इसलिए LOC पे फायरिंग हो रही है। LOC ठीक है, मतलब सिंस 1947 LOC हैज बीन हॉट मोस्ट ऑफ द टाइम्स। वो अगर कभी खामोशी हुई है वो बड़ी टेम्परेरी हुई है, तो उसके बाद फिर ये मतलब स्टार्ट हो गए हैं। तो इंडियंस अपनी खिफत मिटाने के लिए कोई भी ऐसी हरकत कर सकते हैं, दे कैन कंटिन्यू टू डू दैट। उसकी गारंटी एक तो चाहिए। फिर जब भी हमारी नई मीटिंग तय होगी, वेरेवर दो जो लार्जर वन है, उसके लिए वी मस्ट प्रिपेयर अ लॉट। आपको ये याद रखना चाहिए कि ये जो जंग कल ख़त्म हुई है, अल्लाह करे ख़त्म हो गई हो और ये दोबारा ना कोई कल के बाद हो, इसमें हमें एक बड़ा डीप एनालिसिस की ज़रूरत है। और डीप एनालिसिस में ये आएगा कि इसमें किस किस की लॉस ऑफ फेस हुआ है। मैं आई विल बिसाइड्स इंडिया आई विल से रशियंस का फेस ऑफ ये जो है ना लॉस ऑफ फेस हुआ है, बिकॉज S-400 की जो मिथ बनी थी वो कल एक मिशन में GF-17 के हमारी 2 सॉर्टीज गई है और उन्होंने उसको तबाह कर दिया है विदाउट बीइंग चैलेंज्ड बाय इंडियन एयर डिफेंसेस। ना उनके जहाज आए, ना उनके सरफेस टू एयर वेपन्स आए, तो वो बड़ी कामयाबी के साथ तसल्ली से इनको डिस्ट्रॉय करके आ गए। ब्रह्मोस उनका लोकल मिसाइल है, वो उसको अगर 100 कल तबाह हो गए वो फिर बना लेंगे। लेकिन जो लॉस ऑफ फेस होता है ना, वो डॉक्ट्रिनल फेलियर की वजह से आता है। तो वो जो इसकी डॉक्ट्रिन थी, इस रीजन में टर्की ऑपरेट कर रहा है और ये इंडिया ऑपरेट कर रहा है। रशियंस ने इसका जो प्रोपेगेंडा किया हुआ था, जो इसका था कि इसमें 70 से 80 मिसाइल ये एक टाइम पे फायर कर सकता है और सारी रेंज आ जाती है उन थ्रेट्स की, चाहे वो SSMs हो, चाहे वो जहाज हो, चाहे वो ड्रोन या कुछ भी ऐसी चीज हो। दूसरी लॉस ऑफ फेस हुआ है जो इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, वो रशिया का है, ये इसका फ्रांस का। उनके वो स्टार एयरक्राफ्ट जिसकी दुनिया में धूम थी, जो सन 80 से वो डेवलप कर रहे हैं, और इट इज एक्चुअली अ वेरी गुड एयरक्राफ्ट, उसको एक मिशन में 3 जहाज उनके गिर जाते हैं, चौथा एक और जगह गिरता है। तो ये अगर वो भी होते तो उनके लिए नाकाबिले जो है ना वो बर्दाश्त था, एक्सेप्टेबल नहीं था। तीसरा जो सबसे फिर हुआ है इसराइल का। इसराइल ने अपनी टेक्नोलॉजी को यहाँ पिटवा दिया है, बिकॉज टेक्नोलॉजी के साथ आपको ऑपरेट करने की हिम्मत चाहिए जो इंडियंस में नहीं है। वो माइंडसेट जो इजरायलीज का है, इंडियंस में कभी नहीं हो सकता। उनके आगे फ़लस्तीनी है तो वो जितना मर्जी एग्रेसिव बोले, वो अवाम के लिए तो कश्मीर के उस पर उन्होंने इंडिया को यही कहा है कि कश्मीर की मूवमेंट दबाने के लिए
सिर्फ एक अप्रोच है, रूथलेस हो जाओ, बच्चों को मारो, औरतों को मारो, घरों को उजाड़ दो, जिसका दिल चाहे घर बुलडोज कर दो। तो दहशत की वजह से कश्मीर जो है ना वो मूवमेंट दबी रहेगी। इन सब से बड़ा लॉस ऑफ फेस मेरे नज़दीक, आप एग्री करें ना करें, लॉस ऑफ फेस हुआ है अमेरिका का। अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर था इंडिया, उनका बगल बच्चा, उसको वो तैयार कर रहे थे चाइना से लड़ाने के लिए। अब इससे बड़ी कोई, बिकॉज इंडिया के बाद वो किस पे रिलाय करेंगे कि अगर चाइना से जंग होती है उनकी साउथ पैसिफिक सी में या अरेबियन सी में, तो वो कौन करेगा? जो हमारी कामयाबी, अल्लाह का बहुत शुक्र है, इन ऑल ह्यूमिलिटी में से अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जीत हुई है चाइनीज टेक्नोलॉजी की। China has come out victorious against all Western and Russian technologies, thanks to Indians' low, proficiency कि वो इसको हैंडल नहीं कर सके। हमारे ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि चाइना की इसमें जीत हुई है, और चाइनीज जो हथियार हैं इनकी भी पूरी दुनिया में गूंज है। इस टाइम रिसर्च ये हो रही है कि चाइना के जो हथियार पाकिस्तान ने इस्तेमाल किए हैं, किस तरह से वो इतने मौसर साबित हुए हैं। नगमाना साहिबा, आप इस हवाले से क्या कहेंगी? दूसरी इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि वो ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो तो अभी जारी है। हमने उसके ऑपरेशन के हवाले से आपको ब्रीफिंग देनी है। इंडिया की जानिब से बाकायदा बयान नहीं आया कि वो ऑपरेशन रुक गया। उन्होंने जो ट्वीट आई है आज, उसमें ये कहा गया कि ये ऑपरेशन जारी है। हाउ डू यू सी दिस? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आई वुड थैंक यू कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। Secondly, I would like to endorse everything that my colleague has just said. तो ये सारी बातें जो हैं इन पे हमें तवज्जो देनी चाहिए और इनका पे सोचना चाहिए। They're all correct. Now, एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, because my last assignment in the Foreign Office was Pakistan's ambassador to China, और दो दफ़ा मैंने वहाँ सर्व किया है कि मैं तो बहुत अरसे से अपने वेस्टर्न कॉलीग्स को भी और सबको यहाँ भी समझाने की कोशिश कर रही थी कि देखिए, चीन में और बाकी दुनिया में काफ़ी फ़र्क है। वो इस तरह ब्रावाडो नहीं करते, कुछ नहीं करते, पर वो क्वाइटली बहुत कुछ अचीव करते हैं और उनकी टेक्नोलॉजी बहुत सुपीरियर है, जो कि आपने देखा कि कल वो बिल्कुल सामने आ गई। सो दिस was not only a very rude awakening and shock for India, I think ये बहुत बड़ी rude awakening for everybody है कि एक हमने मतलब कंट्री को चुना जो जाहिर सी बात है एशिया में बड़ा मुल्क है, उससे हम इनकार तो नहीं कर सकते, उसकी अपनी एक स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है, और उसको हमने आम कर दिया टू द टीथ, चाहे वो स्ट्रेटेजिक हो या कन्वेंशनल उसमें। और एक ये मिथ बनी हुई थी इंडिया की कि जी कन्वेंशनल वॉरफेयर में तो इस वक्त उनके अलावा कोई शायद खित्ते में है ही नहीं, तो वो उनकी मिथ जो है वो चकनाचूर कर। और ये जो बिल्कुल सही कह रहे थे मार्शल साहब कि उनकी जो वेस्टर्न टेक्नोलॉजी की सुपीरियरिटी है वो भी एक ही हमले में बिल्कुल खुल के सामने आ गई है कि जो अब नई टेक्नोलॉजी, सुपीरियर टेक्नोलॉजी चाइना के पास है, उसको compete करने के लिए, उसके लेवल तक आने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। और ये जो एक बहुत बड़ा इम्प्रेशन था कि जी ठीक है, इकोनॉमिकली चाइना बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है और AI में और सब कुछ भी, लेकिन मिलिटरली हमारी टेक्नोलॉजी बेहतर है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में आज देखा जाए तो जो ताइवान के सपोर्टर्स हैं और जो वेस्ट हैं जिन्होंने चाइना को कंटेन करने के लिए और इस खित्ते पे इवेंचुअली चाइना को ब्लॉक करने के लिए जो स्ट्रेटेजी बनाई थी और जिन चीजों के ऊपर उन्होंने इन्हिसार किया हुआ था, पर्टिकुलरली इंडिया पे, they will have to rethink a little bit कि जी अभी तो बहुत फिर इस मुल्क पे मेहनत करने की जरूरत है। जहां तक इसका ताल्लुक है कि क्या इंडिया को समझ आ गई है, क्या इंडिया इस वक्त वो जो उनका सो कॉल्ड ऑपरेशन सिंदूर है जो कि बिल्कुल ही राख में इस वक्त बदल चुका है, तो वो जाहिर सी बात है आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। आई थिंक हमें भी थोड़ी सिंपैथी होनी चाहिए क्योंकि इस वक्त कंप्लीट लॉस ऑफ फेस हुआ है
उनकी मिलिट्री का, उनकी एयरफोर्स का, उनकी इंटेलिजेंस का, उनकी नेवी का, और उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप का, और उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का, और जो उनका एक गरूर था, और वो समझते थे कि ये क्या, ये तो पाकिस्तानी, ये हमारा मुकाबला करेंगे। आप उनका मीडिया देखें ना, वो ऐसे हिकारत से हमारी बात करते थे। तो आज देखें वो, और जिस कदर उनका एज अ डेमोक्रेसी वो एक्सपोज हो गया है, और मीडिया का तो उनका दफन हो गया है। इट इज कंसिडर्ड टू बी द थर्ड बिगेस्ट सेंटर ऑफ इंग्लिश मीडिया एंड इन्फ्लुएंस इन द वर्ल्ड। और जिस कदर की उनके मीडिया की क्रेडिबिलिटी लूज हुई है, तो ये अब जो टेंटेटिव सा अभी सीज फायर हुआ है, देखिए इसको बहुत संभाल के आगे ले जाने की जरूरत है। आई थिंक पाकिस्तान को बिल्कुल, जैसे हमने बहुत प्रिंसिपल स्टैंड लिया है, बहुत रेस्ट्रेंट शो किया है, बहुत रिस्पॉन्सिबल नेशन बन के हम सामने आए हैं, बोथ एट द पॉलिटिकल लेवल, एट द सोसाइटल लेवल और मिलिट्री लेवल। हमें अपना वो रेस्ट्रेंट और अपनी रेपुटेशन को कायम रखना है, और देखना है कि मोदी साहब अब क्या वो सोबराइटी जो एक स्टेट लीडर की होनी चाहिए, और एक इतने बड़े मुल्क के स्टेट लीडर की होनी चाहिए, जो इन्हीं के पार्टी के लीडर वाजपेयी साहब ने शो की थी, क्या अब वो एक पॉपुलर लीडर से ट्रांसेंड करके अभी भी स्टेटमैन के लेवल पे आ सकते हैं? ये आपने बात की, लेकिन हम एक्सपेक्ट तो पाकिस्तान ये एक्सपेक्ट मोदी साहब से एटलीस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि जिस तरह की उनकी पॉलिसीज अब तक रही हैं, और थ्रू आउट हम एक कंसिस्टेंसी देख रहे हैं, उसमें एक पैटर्न देख रहे हैं। तो आइंदा आने वाले दिनों में 2 के सीज फायर हो गए, बट मेरी बहुत सारे जो डिप्लोमेट से भी बात हुई, उन्होंने कहा कि हम इस सीज फायर पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। एयर मार्शल साहब, व्हाट डू यू थिंक? ट्रस्ट कर सकते, अगर मैं एक जुमला कह सकूं जी, मैं जो कह रही हूँ आपको कि it's a big question whether he can, become a statesman or not, but the answer is a very emphatic no, because उनका mindset ही वो नहीं है जो peace की तरफ आ सके। Absolutely. Background है, so that is why we need to be careful. So we need to be very, very strong. जो हम अब नेगोशिएशंस में भी अगर जाए जी, आवेद साहब, इसी हवाले से आपसे पूछूंगा कि आप क्या समझते हैं कि कितना हमें केयरफुल इस तमाम मामले में होना चाहिए, और कितने ये चांसेस मौजूद हैं कि ये जो सीज फायर कल तक के लिए हमारे डीजीएमओज मिलेंगे, तो ये सीज फायर बाकी रहती है आइंदा आने वाले दिनों के लिए भी, या फिर कोई भी मिस एडवेंचर दोबारा हो सकता है? देखिए, मेरे ख्याल में, जाती ख्याल है मेरा, ये सीज फायर रहेगी, बिकॉज इंडिया के कहने पे ये हुई है। पाकिस्तान तो शुरू से कह रहा था कि जी हम नहीं इसको बढ़ाना चाहते, लेकिन वो इश्तियाल अंगेजी प्रोवोकेशन से बाज नहीं आ रहे थे। तो ये इंडिया के इंटरेस्ट में है कि ये रहे, वरना हमारे बाकी मिसाइल तो इंटैक्ट हैं, हमारी एयरफोर्स अल्हम्दुलिल्लाह इंटैक्ट है, हमारे इंटेंशंस में कमी नहीं आई। देखिए, मैं पिछले आपके सवाल के उसमें कहूँगी, हमारे बुजुर्ग बचपन में, हम राजपूत लोग हैं, उसमें हमें कहा करते थे कि अगर आप में गुस्सा ज्यादा है और ताकत कम है ना, तो आपको सिर्फ फेंटी पड़ेगी। तो ये मोदी पे का जो ये बयानिया था पाकिस्तान को मसल के रख देने पे, जलील करने पे, रगड़ देने में, उसको इनके मीडिया ने सपोर्ट किया। तो इसके आपको पैरेलल जो आपको मिलेगी मूवमेंट, वो 1934 में जब हिटलर इलेक्ट होके आया था, वो मोदी था उस दौर का। उसने मीडिया सिर्फ, उसके बाद रेडियो होता था और प्रिंट मीडिया था, तो उसने गोइबल्स को रख लिया था। गोइबल्स का कहना ये था कि इतना झूठ बोलो कि वो आम आदमी को सच लगे, और आम आदमी तक सच्चाई वैसे तो कभी पहुंचती नहीं है। ये तो थैंक्स गॉड कि आज आपके पास दुनिया भर के ऐसे रिपोर्टर्स हैं जो आपको लम्हा व लम्हा, आप आज झूठ बोलें कल पकड़े जाएंगे, आप नुकसान की बात करें, आप विक्ट्री की बात करें, तो वो चीज़ दुनिया में कोई ना कोई एक्सपोज कर देगा। इंडिया ने पहले दिन कहा हमारा कोई जहाज़ नहीं गिरा, तो वो फिर वेस्टर्न एजेंसीज ने कहा कि नहीं ये जहाज़ गिरे हैं, फिर लोकल। अब आपको एग्जैक्ट उनके लॉसेस पता चल जाएंगे कि ये जो हमने कल सुबह इनके एयरफील्ड्स पे अटैक किए, उसमें भी जो जहाज़ कोई अगर डैमेज हुआ है, राइट ऑफ हुआ है, वो भी कल तक हमें जल्दी पता चल जाएगा। तो ये, मैं हैविंग सेड दैट, ये मेरे हिसाब से ये सीज फायर रहेगी, बिकॉज ये इंडिया के इंटरेस्ट में है। आबिद साहब, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट नगमाना साहिबा ने उठाया, उन्होंने कहा कि वेस्ट के जो हथियारों को लेकर वो एक, आप कह सकते हैं ना कि सुपीरियर कॉम्प्लेक्स है, कि हमारे से बेहतर तो हथियार किसी के पास नहीं है। हम दो के एक ये पहलू जरूर है कि अमेरिका नहीं चाहता कि दोनों ममालिक न्यूक्लियर ताकतें, खत्ते का जो इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब होगा,
ये दोनों जंग की तरफ ना जाए, लेकिन क्या इसका एस्पेक्ट ये भी है कि अमेरिका का फौरन से ट्वीट करना सीज फायर का, उसके बाद फिर कश्मीर के हवाले से पेशकश करना कि दोनों ताकतें बैठें, कहीं ना कहीं उनको आइडिया हो गया कि जो चाइनीज टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के पास है वो खतरा साबित हो सकती है इस खित्ते के लिए? डेफिनेटली। देखिए, दुनिया में नथिंग इज मोर हेल्पफुल देन बीइंग पावरफुल। अगर आप ताकतवर हैं तो आप किसी की नॉनसेंस ना बर्दाश्त करेंगे, ना आप कमजोर पड़ेंगे कभी। पाकिस्तान ने, देखें, अनफॉर्चुनेटली मैं कहूंगा कि हमारी कश्मीर पॉलिसी तो कोई थी ही नहीं। पिछले 20 साल में कश्मीर इज डोरमेंट। इंडिया का जो दिल किया उसने किया है। ये आर्टिकल 370 उन्होंने रिवोक किया, आर्टिकल 35A किया। हम कुछ नहीं कर सके सिवाय मजम्मत करने के, और मजम्मत करने में पाकिस्तान और पाकिस्तानी जो हमारी लीडरशिप है, इससे बेहतर दुनिया में कोई नहीं है। कोई धमाका होता है सबसे पहले हम उसकी मजम्मत करते हैं, फिर उसके अब दर्जात बुलंदी की दुआ करते हैं और सब्र जमील की खानदान के लिए दुआ करते हैं। कश्मीर जो है ना, हमने 1948 में UN रेजोल्यूशन जो पास हुआ था, आज मुझे कोई हमारा बेहतरीन डिप्लोमेट बता दे कि क्या उस पर कश्मीर का सलूशन मुमकिन है? आज मुमकिन ही नहीं है। लेकिन आप हर 5 फरवरी को एक कश्मीर डे मनाते हैं, उसमें तकरीरें होती हैं, हाथों में हाथ डाल के हम मुजफ्फराबाद ब्रिज तक पहुंच जाते हैं और एहतजाज रिकॉर्ड करते हैं। उसके अलावा आप बाकी 53 जुमे जो है ना, सिर्फ वो कश्मीर की आज़ादी के लिए करते हैं, फ़लस्तीन की आज़ादी। ये दुआओं से कभी को मुल्क आज़ाद होता तो खालिद, ये अपना वलीद, सलाउद्दीन अयूबी, तारिक बिन ज़ियाद, इनका नाम कहीं ना होता। इन्होंने अमल करके किया है। इन्होंने, आपको कश्तियाँ जलानी पड़ती हैं, आपको हर चीज़ की कीमत देनी पड़ती है। हैविंग सेड दैट, अब आप जब भी बात करेंगे, नेगोशिएशन जब होंगी हमारी, बिकॉज कश्मीर का मसला अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया की बेवकूफ़ी से इंटरनेशनलाइज हो गया है। हम कब से कह रहे थे कि न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है, कभी जंग हुई तो वो न्यूक्लियर तक जाएगी, जा सकती है, उसमें पोटेंशियल है। दुनिया ने नहीं माना, उन्होंने कहा ये इंडिया सही कह रहा है, पाकिस्तान ब्लफ करता है। हमारी रेपुटेशन अनफॉर्चुनेटली ऐसी रही है कि वो कहते हैं ना कि वो झूठ बोलेगा और लाजवाब कर देगा, मैं सच कहूँ मगर फिर भी हार जाऊंगी। ये परवीन शाकिर ने कहा, किसी और कॉन्टेक्स्ट में था, लेकिन ये इंडिया पे अप्लाई करता है। तो इंडिया ने जो पहलगाम का ड्रामा किया, ऑपरेशन सिंदूर, उससे पहले उन्होंने दूसरा किया था बालाकोट में जब स्ट्राइक की, वो ऑपरेशन बंदर था। ये पता नहीं कि ये पुलवामा, उस पे ये फनी नाम कौन रखता है कि ये बंदर ऑपरेशन और सिंदूर। सिंदूर में मतलब अब कितने मीम्स बने हैं रादर ashamed। नाज़रीन, हम प्रोग्राम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। आविद साहब, क्या समझते हैं, हम टेक्नोलॉजी की बात हो रही थी, चाइनीज टेक्नोलॉजी में PL-15, फिर विद दैट कॉम्बिनेशन J-10C, मतलब एक ऐसा लीथल कॉम्बिनेशन बनता है। जहाज़ों की अगर बात की जाए, रडार सिस्टम से आप डिटेक्ट करते हैं, फिर PL-15 से उसको निशाना भी बनाया जाता है। इस टेक्नोलॉजी के बारे में इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज में रिसर्च हुई है कि चाइनीज का ये कॉम्बिनेशन अगर राफेल जैसे तैयारों के लिए लीथल साबित हो सकता है, तो ये बात, यानी चाइना की अपनी टेक्नोलॉजी की बात किस हद तक जा पहुंची है कि वो किस हद तक अपने आप को इक्विप कर चुके हैं और उनके एडवांस जो है इक्विपमेंट्स हो गए हैं। इस हवाले से आप क्या कहेंगे सर? देखिए, ये बिल्कुल सही है कि ये जो PL-15 की एंट्री थी, और ख़ासतौर पर PL-15E जो उनका अपना मॉडल है, ये एक्सपोर्ट वर्जन से डिफरेंट है। ये जैम नहीं हो सकता, इसकी रेंज ज़्यादा है कंपेयर टू राफेल पे जो मीटियोर लगा हुआ है, उससे 50 किलोमीटर इसकी रेंज ज़्यादा है बुकिश। तो अगर 50 किलोमीटर बुकिश रेंज ज़्यादा है तो इसकी एम्प्लॉयमेंट रेंज भी मीटियोर से ज़्यादा है। बिकॉज इट इज जस्ट लाइक सेइंग कि जी आपकी गाड़ी जो है ना 220 किलोमीटर जाती है, मेरी 230 तक जाती है, वो, लेकिन वो उस एरिया में जाती है जो हम कभी भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन अगर वो इफेक्टिव उसमें कि जो मिड रेंज है एम्प्लॉयमेंट की, उसमें हाउ गुड इज योर टेक्नोलॉजी वर्सेस माइन। फ्रेंच वेपन्स मेरे ज़ाती ख्याल में, बिकॉज मैंने 10 साल में राज उड़ाया है, मैं फ्रांस में मैं पोस्टेड रहा हूँ, weaponry में France is very good. It is better than America in effectiveness. It is better than Russia. मैं आज का मुझे नहीं पता रशियन munitions किस उस पे है। तो रशियंस का मसला मिलिटराइजेशन का रहा है, जो चाइनीज का भी रहा है कि एक चीज जो इतनी बड़ी बनती है, अमेरिका उसको छोटी सी डब्बी में बना लेता है। ये भी बड़ा जरूरी है, बिकॉज एक जहाज में जो स्पेस होती है उसमें आपके पास अवेलेबल स्पेस ज्यादा रहती है। ये जो हमारा J-10 आया है,
इसमें अल्हम्दुलिल्लाह बड़े एडवांस्ड कंप्यूटर्स हैं। ना चाइना ने कभी इसकी दुनिया में पब्लिसिटी की, ना पीएफ ने कोई तराने गाए और कहा कि पता नहीं हमारा क्या आ गया। जिस तरह मोदी ने तो ऐलान कर दिया था कि जी ये हमारा जो है बड़ा प्राइज वेपन है, और अगर बालाकोट के दौरान होता तो पता नहीं बात कुछ और होती। मेरा 56 इंच का सीना आजकल पता नहीं क्या साइज है उनका। तो उस कहने का मकसद ये है कि चाइना ने, जैसे नगमाना साहिबा ने कहा, बड़ी खामोशी से अपना वो करते हैं। उन्हें वो पब्लिसिटी उनकी वो जो कम्युनिज्म डेज की है ना, उन्हें अपना सामान बेचने के लिए वो तरीके नहीं आते जो अमेरिका को आते हैं और फ्रांस को और इंग्लैंड को आते हैं। ये रशिया को भी इतने नहीं आते। रशियंस को जो शुरू में जब ये वो हुआ था कोलैप्स यूएसएसआर का, तो इनके सबसे बड़ा मसला ये था कि इनके बहुत सारे जो कंपोनेंट्स थे वो एक स्टेट में बनते थे, बहुत से दूसरे में बनते थे, और कई स्टेट्स अलहदा हो गई थी। जैसे यूक्रेन का उनको सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था बिकॉज जब ये इनके जहाज बनते थे। दूसरा उनका मसला जो आया था वो आया था कि इसकी प्राइसिंग कैसे की जाए। प्राइसिंग का सिर्फ तरीका आता था वेस्टर्न कंट्रीज को। अमेरिका आपको F-16 बेचता था, ये कीमत है। आपको ऑयल फिल्टर चाहिए, ये कीमत है। टायर चाहिए, ये कीमत है। आपको कुछ और सेंसर चाहिए, उसकी कीमत है। रशियंस डिडंट नो दैट। तो उसमें कई दफा बेवकूफ बने भी, कई दफा उन्होंने बेवकूफ बनाया अनइंटेंशनली, बिकॉज शुरू में दे नीडेड हार्ड कैश। जब यूज टू टिल एंड ऑफ लास्ट सेंचुरी वो बहुत ज्यादा फाइनेंशियली स्टार्व थे। तो उन्होंने ये Su-30 भी इंडिया ने एक जिद में पाकिस्तान के उस पर खरीदा था, बिकॉज वी केम अंडर सैंक्शंस 90 के बाद। जब रशियंस चले गए तो अमेरिका ने हम पे सैंक्शंस लगा दी, बिकॉज उनका काम पूरा हो गया था। तो वी वर अंडर सैंक्शन। उसी सैंक्शन की तकलीफ में हमने ये JF-17 स्टार्ट किया। इसके सबसे पहले नाम सुपर सेबर था। सेबर 2 कहा गया इसको। ये हमारे विंग कमांडर नजीब उस वक्त थे 84 में, उनका पेपर था जिसपे उन्होंने कॉन्सेप्ट डेवलप किया था। ही रिटायर्ड एज एन एयर मार्शल। तो इसका मैं 100% क्रेडिट उनको दूंगा। उन्होंने जिस तरह ये कॉन्सेप्ट किया, फिर सुपर सेबर इसका नाम पड़ा, फिर इसका 7 पड़ा इसका नाम, फिर इसका नाम फाइनली जब ये 2003 में पहला जहाज उड़ा फ्रॉम द ड्राइंग बोर्ड, इसका नाम 2003 में पाकिस्तान एयरफोर्स ने JF-17 रखा। 17 इसलिए कि F-16 के बाद आया है, जॉइंट फाइटर, बिकॉज ये चाइना का और हमारा मिला जुला, तो JF-17 पड़ा। अब ये बाकी जितने भी जहाज अब चाइना के, अब J-10 तो आ गया है। इसके बाद अगला जहाज हम जो J-31 ले रहे हैं वो इंशाल्लाह 5th जनरेशन का होगा, स्टेल्थ होगा। तो उस इंडियंस को बड़ी तकलीफ हो रही है, बिकॉज स्टेल्थ टेक्नोलॉजी चाइना की जो है ना वो वेस्टर्न कंट्रीज के हिसाब से 1/4 1/5 द प्राइस पे मिलती है। तो पाकिस्तान जैसे मुल्क को सबसे एग्जैक्टली प्राइस का भी फर्क है, और फिर अगर वही टेक्नोलॉजी पाकिस्तान इस्तेमाल करता है और उससे राफेल जैसे तैयारे गिरा देता है तो वो इम्पैक्ट तो जरूर क्रिएट करेगा, और इस पर रिसर्च भी जरूर होगी। मैडम आखिरी सवाल आपसे लूंगा, उसके बाद हमने एक ब्रेक पे जाना है। व्हाट डू यू थिंक व्हाट वुड बी द फेट ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी अगर ये निगोसिएशन में आता है? कल भारत की पोजीशन इस पर बड़ी वाज़ेह थी, उन्होंने कहा हमने सीज फायर कर दिए लेकिन मुआहदा मुअत्तल रहेगा। देखें, जब ये नेगोशिएशंस में हम जाएंगे और TORs उसके स्टैब्लिश होंगे, तो आई थिंक जो हमारी लिस्ट होगी ऑफ व्हाट वी वांट, उसमें ये सारी डिमांड्स होंगी, जिसमें ये जो है इंडस वाटर ट्रीटी को फुली रिस्पेक्ट करना भी होगा, और उसमें ये भी होगा कि जी ये इंडिया, मेरे ख्याल से, बिकॉज आई एम नॉट इन द गवर्नमेंट, आई डोंट नो व्हाट द पेपर विल फाइनली बी, लेकिन मेरे ख्याल से उसमें होना चाहिए कि हम गारंटीज लें कि आइंदा कभी एक तो मजीद वो जो रिवर्स के ऊपर और डैम्स नहीं बनाएगा, और जो हमारे हिस्से का पानी है जो ऑलरेडी वो 19% कम दे रहा है, बिकॉज उसने डिविएट कर लिया है पानी डैम्स वैम्स बना के, कि वो भी रेस्टोर करे। ये इसकी गारंटी हो कि आइंदा बिल्कुल इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट हैपेंस इंडस वाटर ट्रीटी को नहीं छेड़ा जाएगा। तो ये सारी बातें देखें अब टेबल पे आएंगे तो रखी जाएगी। अब फिर हम पे डिपेंड करता है और कि हम किस प्रोफेशनलिज्म के साथ इसको नेगोशिएट करते हैं चीज़ों को, और कितनी इंटरनेशनल कम्युनिटी तो नहीं मैं कहूँगी, मतलब अमेरिका की और लोग जो इसमें पढ़ रहे हैं अब, उनकी कितनी डिटर्मिनेशन है कि वो इंडिया को इस बात पे मजबूर करें कि ये रीजनेबल चीजें हैं एंड दे शुड
come around to accepting these things. देखिए, because इंडस वाटर ट्रीटी को अगर वो कॉम्प्रोमाइज कर देंगे तो फिर तो हमारा तो लाइफ लाइन है वो, और इतना ऑलरेडी हमारे पास वाटर की शॉर्टेज है, तो हम ये राइट। कैसे एक्सेप्ट कर लेंगे नेगोशिएशंस में कि जी वो हेल्ड इन अबेयंस रहेगी? फिर हमारे पास और रास्ते हैं, फिर वही कॉन्फ्लिक्ट की बात आ गई, फिर वही ठीक। इंटरनेशनल कोर्ट्स की बात आ गई। और ये एक मैं लास्टली जुमला कहना चाहूंगी कि देखिए, इंडस वाटर ट्रीटी तो चलो हमारे दरमियान है, और उसका जो फैसिलिटेटर है वो वर्ल्ड बैंक है, लेकिन वाटर्स को और रिवर्स की शेयरिंग और अपर लोअर राइपेरियन के जो राइट्स हैं वो हेलसिंकी अकॉर्ड्स में भी इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल है। तो वो इंडिया सिर्फ इंडस वाटर ट्रीटी को नहीं वायलेट कर रहा, वो और इंटरनेशनल अकॉर्ड्स को भी वायलेट कर रहा बिल्कुल है। आप दुरुस्त फरमा और रही हैं। इस चीज पाकिस्तान की की डिप्लोमेटिकली इस पीछे पोजीशन भी स्ट्रांग है, क्योंकि किसी इंटरनेशनल कन्वेंशन की वायलेशन नहीं हुई। यूनिलैटरली भारत इस मुआहदे से अलग हुआ। Absolutely. जब जाहिर बात है कि निगोसिएशन के लिए आप बैठेंगे, आपका टॉप एजेंडा भी यही होगा कि भारत अगर पानी रोकता है तो हम ये एक्ट ऑफ वॉर है और दोबारा फिर ये जंग शुरू हो सकती है। तो इसमें कोई ब्रेक थ्रू मुतवक्के भी जरूर होगा। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। वी विल बी राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। आप दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमान ग्रामी का शुक्रिया। आप कहीं मत जाइएगा नाज़रीन। वेलकम बैक नाज़रीन। कश्मीर के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर सरदार अतीक ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सरदार साहब, किस तरह से देखते हैं, एक दफ़ा फिर कश्मीर का मामला आलमी दुनिया के सामने आ गया। अमेरिका की जानिब से कहा गया कि दोनों ममालिक को इसका हल निकालना चाहिए। पाकिस्तान के मौक़िफ़ की एक जीत ये समझते हैं, जिस तरह से पाकिस्तान की जानिब से मौसर जवाब दिया गया? जी, अमेरिकी सदर की तरफ से कश्मीर के हल के लिए सालती की पेशकश करना बहुत खुशायद है और बहुत हौसला अफजा है। मैं समझता हूँ कि दोनों ममालिक को इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। और अमेरिकी सदर का ये कहना, ये भी जिस तरह पाकिस्तान की अस्करी मैदान में अल्लाह ने कामयाबी दी, उसी तरह ये सफारती वहाँ से बड़ी कामयाबी है कि पाकिस्तान ने हमेशा है कि मसला है और ये दो तरफा ताल्लुकात का मसला नहीं है कि बैनुल-अक़वामी मसला है। और वैसे भी जो पाकिस्तान हिंदुस्तान की माजी है, उसमें इनके दरमियान होने वाले तमाम मामला सालसी के जरिए, थर्ड पार्टी फैसिलिटेशन के जरिए हल हुए हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि अमेरिका की सालसी अगर बीच में आती है, अमेरिका बीच में आता है, उससे पेश की खुश है, हौसला अफजा है और कश्मीरी इसको वेलकम करते हैं। आप समझते हैं कि इससे कबल भी पहले बहुत मुज़ाकरात हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें टेबल पे रखी गई हैं, लेकिन नाकाम भी होते रहे हैं। अब कोई ऐसा वर्केबल सॉल्यूशन सामने आएगा? देखिए, ये जो नाकामी की बात है वो हिंदुस्तान की हठधर्मी के नतीजे में नाकामी हुई है। लेकिन अब की बार जो आप मैदान जंग में हिंदुस्तान को जो हजीमत उठाना पड़ी है, इतनी बड़ी तैयारियों के बाद, इतने बड़े बोल बोलने के बाद, इतनी बड़ी क्लेम करने के बाद, इतनी बड़ी टॉल टॉकिंग के बाद जो कुछ हुआ है, उससे मैं समझता हूँ उसके बाद फिजा अक्सर जो है वो तब्दील हुई है। बैलेंस ऑफ पावर जो है वो शिफ्ट हुआ है और पाकिस्तान की पोजीशन बहुत बेहतर हुई है, बुनियादी तौर पर बेहतर हुई है। इसलिए मैं समझता हूँ कि जब भी मुज़ाकरात की बात होगी, बस हमें ये है कि 5 अगस्त 2019 से पहले के कश्मीर पर मुज़ाकरात शुरू कर रहे हैं। जब भारत ने हिंदुस्तान एनेक्सेशन की थी, मंजूर किया था, आर्टिकल 370 एब्रोगेट किया था, उससे पहले वाली पोजीशन में जाना है, मुज़ाकरात शुरू कर रहे हैं। और साथ हमें देखिए, हिंदुस्तान के साथ जो मुज़ाकरात हैं वो पानी के मसले पर भी है। हिंदुस्तान ने आबी जारियत भी शुरू कर रखी है और उसका भी हल इसी के साथ निकलेगा। मैं समझता हूँ कि अगर हिंदुस्तान थोड़ी सी होशमंदी का मुजाहरा करे और मसला कश्मीर को पुरअमन तरीके से मुज़ाकरात की बेस पर हल होने दे, तो इससे हिंदुस्तान पाकिस्तान के बहुत सारे वसाइल बचते हैं, बहुत सारी एनर्जी बचती है कि दोनों ममालिक मिल के फिर आलमी सतह पर एक रोल अदा कर सकते हैं। इस वक्त हिंदुस्तान को आलमी सतह पर सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनने का शौक था, चीन को कंटेक्ट करने का शौक था, तो जो है वो दरे का दरा रह गया। अभी चीन के साथ चीन को कंटेक्ट करना तो दूर की बात है, अभी चीन साथ का एक तैयार से नहीं संभाला गया, सारी एयरफोर्स लेट गई। तो इस तरह ये जो मौका है, इससे इस्तेफादा करना चाहिए और मेरा यकीन है कि माजी के बात को सामने रखकर ही मुज़ाकरात होंगे और उसमें बेहतरी के आसार पैदा होने के इम्कान है।
आप क्या समझते हैं कि एजेंडा लिस्ट, जाहिर बात है उसमें काफ़ी चीज़ें डिस्कस होंगी, सिंतास मुआहदा भी है, फिर कश्मीर के इशू पे है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म भी है, कश्मीर के अवाम एक बहुत बड़ी स्टेक होल्डर है, उनकी अवाम की कश्मीरी अवाम की नुमाइंदगी करते हुए आप क्या समझते हैं कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो कि एजेंडा आइटम पे पहले होनी चाहिए, जिनको पहले रिजॉल्व होना चाहिए और उन पर बातचीत लाजमी होनी चाहिए? देखिए, एक तो गुजारिश ये है कि हमारे पास कुलभूषण यादव का सबूत है कि हिंदुस्तान जो है पाकिस्तान के अंदर, बलूचिस्तान में, केपी में, पंजाब में और पाकिस्तान के अंदर और आज़ाद कश्मीर में जो है तो वो तखरीबकारी और दहशतगर्दी को हवा देना है। तो ये जो अभी उन्होंने कहा था कि हम पाकिस्तान में दहशतगर्दी के कैंप फायर करने जा रहे हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है यहाँ कोई कैंप उनको नहीं मिला। उन्होंने गिराई मरीजके में और एक मस्जिद गिराई उन्होंने मुजफ्फराबाद के अंदर, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर आरएसएस के बाकायदा कैंप्स मौजूद हैं और जम्मू के अंदर कैंप्स मौजूद हैं, हिंदुस्तान के तुलवार में ऐसे कैंप्स मौजूद हैं। तो तरजीहात में मैं समझता हूँ कि सबसे पहले डी एस्केलेशन करनी चाहिए। ये जो नफरत की, तशद्दुद की, दावतबंदी की फजा है, इसको रोकना चाहिए और ये जो एक दूसरे हिंदुस्तान की तरफ से दहशतगर्दी है इसका रास्ता रोकना चाहिए, ताल्लुकात को नॉर्मलाइज करना चाहिए और उसके बाद हिंदुस्तान के साथ, मकबूजा कश्मीर के साथ जो हमारी जो ट्रांसपोर्ट थी, बस सर्विस थी, ट्रक सर्विस था, उसको बहाल करना चाहिए। कश्मीर रिलेटेड CBM जब तक नहीं होंगे, कश्मीर सेंट्रिक इकदाम जब तक नहीं होंगे, उस वक्त तक बात नहीं बढ़ेगी, क्योंकि अल्टीमेटली कश्मीरियों को भी एसोसिएट करना पड़ेगा एक असल पार्टी की हैसियत से। कश्मीरियों को भी मसला कश्मीर के साथ एसोसिएट करना पड़ेगा। शुरू 2 मुल्कों से होगा, शुरू सालसी से होगा, शुरू थर्ड पार्टी BHP से होगा, लेकिन जब जरा बात आगे बढ़ेगी तो कश्मीरियों को एसोसिएट करना पड़ेगा। और कश्मीरियों से मुराद हमारे नजदीक हिंदू मुसलमान की कोई तफरीक नहीं है, हम समझते हैं कि सारी जो मारूफ उसको उन्हें एसोसिएट करना पड़ेगा। तो ये जो देखिए 70-80 साल की जो नफरत है, नाराजगी है, इंतहा पसंदी है और जदोजहद की कैफियत है, इसको रातों रात प्यार मोहब्बत में तब्दील नहीं किया जा सकता। इसके लिए जैसे आपने कहा है इक़दाम करने पड़ेंगे और उन इक़दाम में पहले जो CBM है वो कश्मीर रिलेटेड CBMs होने चाहिए, ऐसा 1, 2, 3 करके। और सबसे पहला काम यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो दरानंदाजी है, दखलंदाजी है, दहशतगर्दी है, इसको रोकना चाहिए, यहाँ से शुरू करने की जरूरत है। ये इंडिया के अंदर काफ़ी मज़ामत हो रही है इस चीज़ की। इवन ट्रंप की सालसी के मामले पर भी वो कह रहे हैं कि शिमला मुआहदा के तहत ही तो पाकिस्तान और भारत के दरमियान तय होना था, तीसरा फरीक क्यों आएगा और वो सालिस क्यों बनेगा? आप समझते हैं कोई भी किसी किस्म की भी बात की गई बिना सालिस के वो की जानी चाहिए, या अगर सालिस हो तो इंडिया को वो तस्लीम होगा? देखिए, हमारे मुकाबले में अमेरिका के हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात ज्यादा करीबी हैं और ज्यादा बेहतर किस्म के हैं। एतराज अगर हो तो हमें थोड़ा बहुत होना चाहिए, हिंदुस्तान को क्या एतराज हो सकता है इस बात पर। और दूसरी बात यह है हिंदुस्तान के दरमियान कोई भी चीज आज तक एक भी काम ऐसा नहीं है जो सालिस के बगैर हुआ हो या दो तरफा ताल्लुकात की बुनियाद पर हुआ हो। हमारे यहाँ दो तरफा ताल्लुकात की इस तरह बिल्कुल काबिल अमल ही नहीं रही है। खेमकरण का मामला हो, फौजों का मामला हो, इंडस वाटर ट्रीटी हो, तो ये वर्ल्ड बैंक और आलमी ताकतें, तो कोई काम भी हम दो तरफा ताल्लुकात की बुनियाद पर खुद नहीं कर सके, जिसकी वजह से थर्ड पार्टी को आना पड़ा। और अब भी थर्ड पार्टी के बगैर तो हिंदुस्तान शोर शबर जरूर करेगा, लेकिन हिंदुस्तान को हिंदुस्तान के पास इस बात का कोई जवाब नहीं। शिमला मुआहदा भी जो है वो भी हिंदुस्तान ने बार बार वायलेट किया है, हमने उसका पास रखा है और उसके तहत भी हिंदुस्तान जिन बातों का पाबंद था उसने वो करने से इनकार किया और उसकी खिलाफवर्जी करता रहा है। ये जो मुआहदा है उसके बावजूद हिंदुस्तान की जानिब से हमारी सरहदी आबादी पे फायरिंग, सिविल आबादी पे फायरिंग, अस्पतालों पे, मसाजिद पे, मदारस पे और आम आबादी पे फायरिंग, ये शिमला मुआहदा की रूह मुश्किल रखे और तो हम तो दिफा कर रहे हैं, डिफेंड कर रहे हैं अपने आप को। इनिशिएटिव सारा हिंदुस्तान ले रहा है इस मामले में। इसलिए समझता हूँ कि अमेरिका की जो सालसी की पेशकश है इसे हिंदुस्तानी क़यादत को और पाकिस्तानी लीडरशिप को फायदा उठाना चाहिए। आपने टेररिज्म की बात की, बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। आपने कहा कि पाकिस्तान में तो कोई टेररिस्ट कैंप नहीं है, लेकिन
जम्मू में, मकबूजा कश्मीर में, वहाँ पे टेररिस्ट कैंप हैं। तो पाकिस्तान के पास एक बड़ा स्ट्रांग पॉइंट है कि भारत जब भी टेररिज्म की बात करता है तो हमें भी वो कैंप्स हाईलाइट करने चाहिए कि जो कि मकबूजा कश्मीर में मौजूद हैं, जो कि भारत में दहशतगर्दी होती है, भारत खुद करवाता है, हमारा तो मौक़िफ़ ही ये है। तो ये बड़ा अहम नुक्ता होगा अगर बातचीत की जाए इस पर। तो जी देखिए, पाकिस्तान ने इस सारी मुश्किल तीन हालात में भी अखलाकियात का ख्याल रखा है। मसलन पाकिस्तान हमेशा BLA की बात करता है, हालांकि वहाँ हिंदुस्तान है, कोई BLA की बात नहीं है, बुनियादी तौर पर वो हिंदुस्तान है। पाकिस्तान TTP की बात करता है, कोई TTP नहीं है, ये हिंदुस्तान की बराह रास्त फंडिंग है, हिंदुस्तान के हथियार हैं, हिंदुस्तान की ट्रेनिंग है। तो हिंदुस्तान में अगर पटाखा भी फटता है, किसी गाड़ी का टायर भी पंक्चर होता है, तो हिंदुस्तान कहता है कि पाकिस्तान ने करवा दिया। लेकिन पाकिस्तान जो है वो उसके जवाब में बहुत एहतियात से काम लेता है और हिंदुस्तान को इन्वॉल्व नहीं करता। हालांकि चाहिए, ये जायज़ बात है, टिट फॉर टैट का तकाजा है कि, और हमारे पास सबूत मौजूद है, कुलभूषण जाधव जैसे मैंने जिक्र किया और बाकी जो लोग पकड़े हुए हैं। तो पाकिस्तान ने बारीक से बारीक बात का भी ख्याल रखा है और दहशत मुकाबला भी किया है, कामयाबी के साथ अल्लाह के फजल करम से मुकाबला किया है। लेकिन अब वक्त है कि हिंदुस्तान को ये बात बताई जाए कि RSS जो है बुनियादी तौर पर दहशतगर्द तंजीम है, तंजीम है, और RSS का हेडक्वार्टर जो है वो इस बात का मैं समझता हूँ कि अगर ये जंगबंदी न होती और ये सिलसिला चलता रहता और हमारी फौज ने 12 टारगेट सिलेक्ट किए थे, मेरा यकीन है कि अगले राउंड में इन्होंने RSS का हेडक्वार्टर भी सिलेक्ट करना था, इसलिए कि दहशतगर्दी की जड़ है वो हेडक्वार्टर, जहाँ पर सारे इस खित्ते में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, बरतानिया में, मस्कत में, जहाँ से दहशतगर्दी होती है, तो ये रा का हेडक्वार्टर और RSS का हेडक्वार्टर है। तो इसलिए हिंदुस्तान इस मामले में बहुत वीक विकेट के ऊपर है। पाकिस्तान अगर थोड़ा सा दबंग तरीके से आंखें निकाल के सारी दुनिया के पास सबूत को बताने के लिए पाकिस्तान के पास सबूत मौजूद है कि हिंदुस्तान में कहाँ से दहशतगर्दी हो रही है। अगर हमारे लोग दूर दराज इलाकों में जाके, हिंदुस्तान के अंदर जाके निशाने ठिकानों पर उनको निशाना बना सकते हैं, उनके पास इंफॉर्मेशन क्या नहीं है, हिंदुस्तान ये बात समझता है कि हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन है और सारी दुनिया को बता सकते हैं। इसलिए इस मौके के ऊपर जरूरी है दहशतगर्दी की दखलंदाजी की रोकथाम की जाए और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कश्मीर रिलेटेड CBN किए जाए और सजा को साज़गार हमवार किया जाए। और पानी के मामले में कोई अगर मगर की बात नहीं है, जो वाटर अग्रेशन है, अभी जारियत है, पानी जो है उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। हम अगर इस हिंदुस्तान हमारा पानी बंद करे तो फिर हम चीन से रिक्वेस्ट करेंगे चीन हिंदुस्तान का पानी बंद करे, तो सवाल ये पैदा होता है कि ये बात फिर बहुत दूर तक जाएगी, यहाँ तक नहीं रहेगी। इसलिए जिस तरह हम लोअर रायपेरियन है हिंदुस्तान के लिए, इस हिंदुस्तान चीन के लिए लोअर रायपेरियन है, तो ये बात करना है, खत्म करना है, ठीक करना है, तो फिर ऐसा ये इकदाम करने पड़ेंगे। इसको अगर बहुत बहुत शुक्रिया सरदार अतीक साहब हमारे साथ मौजूद। कश्मीर के मामले पर दोनों फरीकैन के दरमियान बातचीत होगी, क्या कोई वर्केबल सोल्यूशन निकल पाएगा या नहीं, आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।